हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जो भी इस बार के मेंस में कुछ अच्छे सवाल आए हैं, पहले वो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और फिर बाद में जो थोड़ा आसान है, जिसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से किया जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ अच्छे सवाल देखे थे, जिसका एग्ज़ाम में कैसे कम टाइम में उसको सॉल्व किया जा सके। तो इस वीडियो में भी कुछ अच्छे सवाल हैं जिसको कम समय में और बिना गलती किए कैसे किया जा सकता है, उसको देखेंगे। इसमें पहला सवाल है, ये इन्वेस्टमेंट का है, पार्टनरशिप से है। तो इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला जो तरीका होगा वो बेसिक होगा, जो सब करते हैं। दूसरा जो तरीका होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, जो एग्ज़ाम में करने पे काफ़ी कम टाइम में उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला सवाल कह रहा है कि दो मित्र ए और बी क्रमशः 1,50,000 और 2,50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए हैं। 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख था। उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। इस परियोजना से उसे 4,20,000 की आय हुई। तो पूछ रहा है कि उसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो पार्टनरशिप का सबसे जो बेसिक रूल है कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके इन्वेस्टमेंट के और टाइम के। यानी कि अगर दो लोग किसी बिजनेस में पार्टनरशिप बनते हैं तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो कैसे डिसाइड होगा, वो उसके इन्वेस्टमेंट पे और टाइम पे डिसाइड होगा। यानी कि जो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसका प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी भी होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस सवाल में कह रहा है कि दोनों ए और बी दो पार्टनरशिप है। एक ने 1,50,000 का इन्वेस्ट किया, दूसरे ने कितना है 2,50,000 का इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्टमेंट अलग अलग है और टाइम क्या अलग है या समान है वो देखते हैं। दोनों क्या करता है, 1 वर्ष के लिए ही इन्वेस्ट करता है। तो टाइम से कोई मतलब है नहीं, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है। उसका जो प्रॉफिट है 1 वर्ष के बाद वो कैसे डिवाइड होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, क्योंकि यहाँ ओनली इन्वेस्टमेंट है, टाइम सेम है। तो देखते हैं कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आता है। अगर इसको कट करें तो यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो ये कट हो जाएगा और यहाँ 5 तिहाई 15 और यहाँ हो जाएगा आपका 5 से 25। यानी कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है A/B वो कितना है, 3:5 का रेशियो है। अब इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 3 और 5 के रेशियो में ही बटेगा। अब प्रॉफिट कितना है, तो जो ये अर्जित लाभ है 1 वर्ष के बाद वो कितना दे रहा है, 6 लाख रुपये। तो 6 लाख रुपया 3 और 5 के रेशियो में बटेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये टोटल जो रेशियो है ये 3 और 5, यहाँ पे एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 5 कितना हो गया, 8। इस 8 की वैल्यू कितना है, 6 लाख। अब 8 की वैल्यू अगर 6 लाख है तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, 75,000 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 75,000। यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 75,000 है। तो अब ए को कितना मिलेगा, क्योंकि ए के पास कितनी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, 3 यूनिट का। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी ए और बी। ए का जो प्रॉफिट का जो शेयर है वो हो जाएगा आपका 3 गुने 75, 3 गुने 75,000। और बी का कितना हो जाएगा, क्योंकि बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5 का है। तो ये हो जाए आपका 5 गुने 75,000। के फॉर 1000 इतना पता होगा। अब ये 6 लाख में इसका क्या हो गया, 1 साल के बाद प्रॉफिट का जो शेयरिंग है वो हो गया 3 गुने 75,000 और 5 गुने 75,000 ए और बी का। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि इसके बाद उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 और ऐड कर दिया। क्या किया, दोनों ने ये 3 गुने 75,000 और 5 गुने 75,000 का जो उसका शेयरिंग हुआ, उसका जो हिस्सेदारी बना 6 लाख के प्रॉफिट में, वो 50,000 और इन्वेस्ट कर देता है। दोनों सामान ऐड करता है, कितना, 50,000 का। तो प्लस कितना हो जाएगा, 50,000। और ये भी कितना इन्वेस्ट करता है, बी, प्लस 50,000। यानी कि 6 लाख के का जो उसका शेयरिंग हुआ, जो हिस्सेदारी हुआ, उसमें 50,000 दोनों फिर से अपने क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और वो आपका फिर से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये कुछ टाइम के लिए दोनों इन्वेस्ट करते हैं, समान समय के लिए, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद फिर से उसको 4,20,000 की इनकम होती है।
अब उस 4,20,000 में पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, टाइम सेम है यहाँ पर, तो फिर ये 4,20,000 किस में डिवाइड होगा, इसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही डिवाइड होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको 3 गुने 75 गुना करके भी सॉल्व किया जा सकता है, या 25 कॉमन लेके कट करके भी किया जा सकता है, जो आपको आसान लगे उस तरीका से आप कर सकते हैं। तो अगर हम 3 में 75 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21 और 1 = 22, 2,25,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000। सेम यही काम यहाँ करेंगे, 5 गुने 75 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से 50 25 और 5 7 35 2 37, 3,75,000 प्लस 50,000, क्योंकि 50,000 दोनों बाद में फिर से इन्वेस्ट कर रहा है। तो 2,25,000 में जब हम 50,000 जोड़ेंगे, ये हो गया ए का इन्वेस्टमेंट और ये बी का, तो 2,25,000 और यहाँ 50,000 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2,75,000, यानी कि 275K। सेम यही काम करेंगे, 3,75,000 में जब 50,000 ऐड करेंगे, बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, 4,25,000, यानी कि 425K। अब इसको कट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 50 25 और फिर 5 से 25, 5 8 40 और 5 से फिर 5 से कट करेंगे, 5 से 11 और 5 से 17, यानी कि ए और बी का जो फाइनल इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया वो 11 और 17 का आया। ये 11 और 17 में क्या डिवाइड होगा, ये लास्ट जो इसका प्रॉफिट है 4,20,000 का, ये 11 और 17 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देना है। ए और बी का जो हो गया 11 और 17 का क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। अब 11 और 17 के रेशियो में डिवाइड करना है 4,20,000 को, तो 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28। अगर दोनों का जोड़े ए और बी का इन्वेस्टमेंट, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 28, और इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो 28 की वैल्यू कितना है, 4,20,000, 4,20,000। इसको कट करेंगे, 14 दूना 28 और 14 तिया 42, 2 से कितना, 15,000। तो ये एक यूनिट की वैल्यू होगी कितना, 15,000। तो ए का वो क्या पूछा है, ए का कितना हिस्सा होगा, ये जो प्रॉफिट है 4,20,000 में उसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो कितना इन्वेस्टमेंट है इसका, 11 यूनिट का, तो एक यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुने 11, 15 एकम 15 और 15 एक 16, यानी कि 1,65,000। इसमें क्या करना पड़ा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो 1.5 लाख और 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था उसको रेशियो में बनाएं, फिर उस रेशियो को जो 6 लाख प्रॉफिट हो रहा है उसको अमाउंट में कन्वर्ट किए, फिर उस अमाउंट में 50,000 ऐड करके फिर उसको रेशियो में बनाकर और फिर उसको प्रॉफिट जो 4,20,000 का हुआ है उसमें कन्वर्ट किए। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। अब इसका देखते हैं दूसरा तरीका, काफ़ी बेहतरीन तरीका है। इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो पहले भी रेशियो आया था 3:5 कितना का, 5 का। ए और बी का रेशियो कितना था, 3 और 5 का। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था वो कितना था, 3 और 5 का। तो ये 8 यूनिट की जो वैल्यू थी, ये 6 लाख जो प्रॉफिट हुआ था, तो 8 यूनिट की वैल्यू 6 लाख आया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकाले थे, 1 यूनिट की वैल्यू आया था 75,000, जो इसे पहले निकाल चुके हैं। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 75,000 आया है तो इसे पहले वाले सवाल में फिर से 3 गुने 75 करना पड़ा था, इस 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ी थी, फिर 50,000 ऐड करना पड़ा था, और फिर 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ी थी और 50,000 ऐड करना पड़ा था। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि ये जो 75,000 है इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 यूनिट। 75,000 की वैल्यू अगर रेशियो में देखें तो वो 1 है, तो हमको ऐड कितना करना है, वो जो 6 लाख का शेयर डिवाइड होने के बाद 50,000 ऐड करना है। तो हमें 50,000 की अगर वैल्यू निकाल ले रेशियो में डायरेक्ट, तो हम उसमें ऐड करने से बच सकते हैं। तो 75,000 की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 50,000 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50,000 की वैल्यू हो जाएगा आपका 1/75 गुने 50। कट करेंगे कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और 25 दिया 75, यानी कि 50,000 की जो वैल्यू हो कितना आया, 2/3। अब इसमें कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा वो देखते हैं। पहले उसका ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 3 और 5 का था, 3:5 का रेशियो था। अब लास्ट में जो 50,000 ऐड कर रहा है वो 50,000 को हम रुपया में न लिख कर क्या करेंगे, उसको रेशियो में ही डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये 3 और 5 में क्या ऐड होगा, 2/3। 50,000 ऐड करना है, दोनों में 50,000 ऐड करना है। तो 50,000 की वैल्यू हम कितना निकाले हैं यूनिट में, रेशियो में 2/3। तो इस 3 में अगर हम 2/3 ऐड कर दें, चूँकि 50,000 की ये वैल्यू है रेशियो में, इसमें भी 5 में
2/3 ऐड कर देंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट कितना का हो गया, पहले जो इन्वेस्ट किया था 3 और 5 का, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ है, और 50,000 जो ऐड किया है वो 2/3 और 2/3 इसमें ऐड होकर इन्वेस्टमेंट उसका पूरा हो रहा है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है यही तो हमको निकालना था फाइनली। जो पिछले वाले सवाल में, पिछला जो सॉल्यूशन किए थे उसमें उसको सबसे पहले रुपया में कन्वर्ट किए, फिर उसको 50,000 ऐड किए, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। फिर लास्ट में जाकर हम उसको रेशियो में बनाए, तो यहाँ हमको रुपया में नहीं बदलना पड़ा है, डायरेक्ट हम रेशियो में बदल दे रहे हैं। ए का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कितना, 3 + 2/3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस जब 2/3 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 + 2/3 यानी कि 11/3। और बी का कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, 5 + 2/3, क्योंकि 2/3 दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि 50,000 दोनों सेम ऐड कर रहा है, और 50,000 की वैल्यू रेशियो में कितना है 2/3, तो 5 × 3 = 15 और 2 = 17/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 कटा। अब रेशियो कितना आ गया, 11 और 17 का। इससे पहला जो सॉल्यूशन किए थे उसमें भी रेशियो कितना आया था, फाइनली 11 और 17 का ही आया था। तो ये कम टाइम में बिना रुपया में कन्वर्ट किए, बिना 50,000 ऐड किए, ये डायरेक्ट रेशियो निकाल रहे हैं। अल्टीमेटली हमको निकालना क्या था, रेशियो ही निकालना था। अगर रेशियो निकाल लिए तो 4,20,000 में जो ये का हिस्सा है ये अब आसानी से निकाल लेंगे। ये 11 और 17 का रेशियो हो गया, तो फिर से 17 और 10 27 और 1 28, 28 की वैल्यू 4,20,000 है, और उसमें 11 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें हमको रुपया में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एग्ज़ाम में ये आपको तरीका आना चाहिए, आप काफ़ी कम समय में इसको कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 1 मिनट का भी सवाल नहीं था, लेकिन अगर इसको हम इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन किए हैं उसमें रुपया में कन्वर्ट किए, फिर 50,000 ऐड किए, फिर उसके बाद उसको रुपया में कन्वर्ट करके फिर रेशियो निकाले, वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था। लेकिन इस मेथड से अगर करेंगे जो अभी हम बताए हैं तो ये बहुत कम समय में किया जा सकता है, और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन का भी लफड़ा नहीं होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, दोनों मेथड आपको बेहतरीन लगा होगा। सेकेंड वाला जो मेथड था वो काफ़ी अच्छा था, आपको औरों से थोड़ा अलग सोचना है, तभी आप एग्ज़ाम में कुछ एज लेकर आगे जाएंगे और आपका रैंक इम्प्रूव होगा। इसमें नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है और आसान सवाल है, कुछ खास करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें कह रहा है कि यदि 2800 पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज अगर X रुपया है, तो फिर 6200 पर 14% की दर से Y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है, और X और Y का रेशियो निकालना है। तो सिंपल इसमें X की वैल्यू निकालनी है और Y की वैल्यू निकालनी है, और दोनों का रेशियो निकाल देना है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2800 पर 10% की वार्षिक दर से कितना वर्ष में, 3 वर्ष में साधारण ब्याज है, 10% है 3 वर्ष का, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 30%। तो 2800 का 30% कितना हो जाएगा, 2800 का 30% डायरेक्ट हो जाएगा 280 × 3, क्योंकि 10% 2800 का 280 होगा, तो 30% 280 × 3, इतना सबको आता होगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये किसकी वैल्यू है, ये साधारण ब्याज हो जाएगा आपका X, यानी कि ये X की वैल्यू है। 280 × 3, चूँकि हमको रेशियो निकालना है, गुना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर अब पूछा है Y की वैल्यू। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि 14% की दर से Y वर्ष में, इसमें वर्ष नहीं दिया है, पहले वाले में वर्ष दिया है, रेट दिया है, अमाउंट दिया है, दूसरे वाले में अमाउंट दिया है, रेट दिया है, लेकिन वर्ष नहीं दिया है, वहीं Y की वैल्यू वही निकालना है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट दे दिया है। तो 6200 का 14% कितना वर्ष में, Y वर्ष में, तो 6200 कितना परसेंट, 14%, 14% परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज 100 कितना वर्ष में, Y वर्ष में। कितना है अमाउंट, 1736। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 से अगर इसको कट करें तो कितना हो जाए, 14 से 1 और 14 से फिर 2 28 और 5 56, यानी कि 4 124, और 62 दूना 124। तो Y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 2। Y की वैल्यू हो गई 2, X की वैल्यू कितना है, 280 × 3। पूछा क्या है हमसे, X/Y, यानी कि X यहाँ है और Y की वैल्यू कितना है, 2। तो X/Y, X की वैल्यू है 280 × 3 और Y है 2, इसमें 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2 से अगर इसको कट करें 280 को, तो कितना हो जाएगा, 140। ये 140 से कट हो जाएगा, तो 140 × 3 कितना होता है, अगर इसको यहाँ लिखे तो 140 × 3 420, यही आपका आंसर है। यही पूछा X/Y, कुछ नहीं करना था, सिंपल उसका X का वैल्यू निकालना था, Y का वैल्यू निकालना था। एक में इंटरेस्ट परसेंटेज दिए हुआ था, दूसरे में इंटरेस्ट नहीं दिए हुआ था, और क्या करना है, इसको रेशियो निकाल देना है। तो ये हो गया 420। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, 42%
एक्स्ट्रा उस पर क्या करता है, अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है और निकटतम पूर्णांक में पूछा है। तो हो सकता है कि इसका आंसर क्या आया हो, पॉइंट में आया हो और उसका जो नेक्स्ट पूर्णांक वाला नंबर हो उसमें उसका आंसर पूछा है। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बेसिक से भी और इसका एक फार्मूला भी होता है। दोनों तरीका हम लोग देखेंगे, जिसको जो अच्छा लगे। तो सबसे पहले है बेसिक से देखते हैं कि अपना जो वो व्यापारी है वो माल को कितना परसेंट अधिक क्रय से अंकित करता है, 42%। तो मान लेते हैं कि उसका जो क्रय है वो कितना है, 100। ठीक, अब उससे वो कितना परसेंट अधिक अंकित करता है, 42%। तो 100 का 42% अगर एक्स्ट्रा ऐड करें तो कितना हो जाएगा उसका मार्क प्राइस, यानी कि MP अंकित मूल्य, ये हो जाएगा आपका 142, क्योंकि 42% एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर रहा है, प्लस 42%। ओके, अगर वो इसी पर बेच देता है उस अपने सामान को मार्क प्राइस पे, जो उसका अंकित मूल्य था उसी पे बेचता है, तो सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट कितना का होता है, 42% का उसको होता है। लेकिन वो कर क्या रहा है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो कह रहा है कि हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना, 15% का। अब डिस्काउंट का एक रूल है कि जैसे पढ़े होंगे कि लाभ और हानि, जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा CP पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे ही दिया जाता है। उसी प्रकार जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। अब डिस्काउंट तो कोई भी जो व्यापारी है वो अपने क्रय मूल्य पे देगा नहीं, क्योंकि मान लेते हैं कि 100 का सामान खरीद कर लाया और 15% का डिस्काउंट दिया, वो क्रय मूल्य पे डिस्काउंट देगा तब तो उसको घाटा लग जाएगा। वो करता क्या है कि कुछ अपना एक्स्ट्रा ऐड कर देता है क्रय मूल्य पे और फिर उसी में कुछ डिस्काउंट देता है। तो कितना, 42% एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब कह रहा है कि हम 15% का डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट याद रखना है हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। तो 142 अगर उसका अंकित मूल्य है और 15% का डिस्काउंट दिया तो कितना पे बेचा होगा, वो अपने 85% पे बेचा होगा। अब 15% का डिस्काउंट, इसका 142 का 15% निकाल कर आप 142 में से माइनस कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम 142 का 85% ही क्यों ना निकाल दें, क्योंकि 15% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 85% पे बेचा होगा। तो 142 का 85% ये उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 15% का डिस्काउंट देकर वो बेचा है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, SP हो गया 142 का 85%। अब इसको अगर कट करें तो कितना हो जाएगा, 5 से 17, 5 से 20, 2 से इसको कट करें तो 71 दूना 142। अब इसको गुना अगर कर दें तो 17 से 17 एकम 17 और यहाँ हो जाएगा कितना, 17 7 119 और एक 20, यानी कि 120। लेकिन नीचे कितना है, 2 से कट किए थे इसको तो 10 था, तो 1 0 यहाँ पे राइट साइड से आएगा तो हो जाएगा 120.7 रुपये। ये क्या हो गया, 120 रुपया 7 पैसा, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब कोई सामान 100 में ये खरीदा है, यहाँ 100 रुपया क्या है इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपया 7 पैसा। 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 20 रुपया और 7 पैसा ज़्यादा है। तो 100 से जितना ज़्यादा होता है प्रॉफिट उतना परसेंट होता है, इतना पता ही होगा। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 20.7% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि क्या, दशमलव में कोई नहीं है ऑप्शन, क्वेश्चन में दिए हुआ है कि निकटतम पूर्णांक तक मान निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि अगर 20.6 हो जाए तो इसको निकटतम संख्या में क्या लिख सकते हैं, हम 21 लिख सकते हैं। तो यहाँ 20.7 है तो इसको भी हम निकटतम संख्या में, निकटतम पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं, 21% लिख सकते हैं। इसलिए इसका प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितना, 21% का। तो हम दोनों तरीका, बेसिक या फार्मूला, वो दोनों देखेंगे। तो बेसिक तो देख लिया, फार्मूला से देखते हैं, बहुत सारे बच्चे फार्मूला से भी करेंगे। दोनों तरीका इसलिए जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में जब प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का क्वेश्चंस का, एग्ज़ाम प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस समय कौन सा आपका जो मेथड है वो बेसिक है या फार्मूला है, क्या याद आए, जो सबसे पहले आता है उसी से सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो तरीका, एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं और तरीके आने चाहिए। कम से कम एक सवाल के करने के जो 2-3 तरीके वो आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में वो बहुत बेनिफिट होता है। तो इसका फार्मूला देखते हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर कोई अपने क्रय मूल्य से कुछ एक्स्ट्रा परसेंट ऐड करता है फिर उस पर डिस्काउंट देता है तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो कैसे निकालते हैं। तो इसमें एक फार्मूला होता है MP, जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, MP/CP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और MP मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य। MP/CP का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 100 ± R, प्रॉफिट +- R और 100 - D। ओके, 100 - D। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, MP और CP, इसमें कुछ दिया नहीं है लेकिन सवाल को पढ़ने पे क्लियर हो जाएगा कि MP और CP क्या होगा। क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 100।
अगर हम क्राइमूल को 100 मान ले तो MP कितना हो जाएगा 42% एक्स्ट्रा, तो 100 से 42% एक्स्ट्रा ऐड करें तो कितना हो जाएगा 142। तो MP और CP का रेशियो कितना हो गया 142/100। और परसेंटेज पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 + R बट्टा, जो कि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 + R और 100 - D, यानी कि D फॉर डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट 15% का, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 20 और ये 5 से 17। फिर यहाँ इसको 2 से कट करें तो 10 और 2 से 71 दूना 142, तो ये 71 और यहाँ कितना है 17। इसको अगर गुना करें 17 गुने कितना हो जाएगा 71, 17 गुने 71 और ये यहाँ 10 है और यहाँ कितना है 100 + R, तो 100 में 10 से गुना करें कितना हो जाएगा 1000 + 10R, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 + 10R। अब 17 में 71 से गुना करें तो इससे पहले हम लोग जो सवाल में देखे थे कितना आया था 1207, यही आया था ना 120.7, यानी कि 1207। तो 1207, अभी 1000 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 207, तो 10R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 207, तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा 20.7, वहीं सेम 20.7 है, तो नेक्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा नेक्स्ट निकटतम पूर्णांक 21% का। तो आपको दोनों तरीके आना चाहिए, फार्मूला से भी आना चाहिए, बेसिक से भी आना चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होगा एग्ज़ाम में कि प्रेशर में आप फार्मूला याद ना आए, तो बेसिक आना ज़रूरी है, हर सवाल का बेसिक आना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक रामबाण तरीका है क्वेश्चंस को करने का। आप फार्मूला को ट्रिक को याद नहीं रख सकते हैं हमेशा। हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बेसिक से काफ़ी लेंदी होते हैं, तो उसके लिए जो तरीका है आसान है, जो शॉर्ट तरीका या कुछ फार्मूला है वो याद रहना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में एक तरीका से काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 तरीके आने चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्यूशन इसका पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी करें और भी आपके जो दोस्त हो वो देखें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छे सवाल जो इसमें पूछे गए उसको लाएंगे। टोटल सवाल करेंगे धीरे धीरे हम लोग, लेकिन जो पहले कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला या कुछ अच्छे सवाल है उसको ही हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद से आसान सवाल आएगा, जो एक वीडियो में 10-15 सवाल हम लोग कर। मैं फिर कहता हूँ एक क्वेश्चंस को करने के 2-3 तरीके आपको आने चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत काम देगा, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।